आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उत्तराखंड विमर्श में आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। नमस्कार, अभिनंदन। और आज के इस मुलाकात में मैं उत्तराखंड विमर्श का आभारी हूँ कि ये कार्यक्रम आज हम वन और अपने संसाधनों पर आने वाली समस्याओं पर उन पर हम केंद्रित करके बातचीत करेंगे। और विशेषकर जो हमारी वन संपदाएं हैं, ये किस तरह से हम लोगों को पोषित कर रही हैं या हमारे अनुकूल हैं, या किस तरह से हमें इनके प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, ये सब कुछ हमें थोड़ा समझना होगा। मैं एक उससे अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। कहा गया है वेदों में कि ये बहुत पहले की वो है कि जब तक हम लोग अपने प्रकृति को नहीं समझेंगे, जब तक लोग हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को जीवन की बात नहीं कर सकते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड में प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे जीवन की उपयोगी जो चीज़ें हैं, जंगल है, पानी है, हवा है, ये सब कुछ जो तीन मूलभूत चीज़ें हमारी हैं, और उसके बाद जो भोजन है, ये सब हमें प्रकृति ने दिया है। लेकिन हम अपनी प्रकृति को नहीं पहचान पा रहे हैं और अपनी प्रकृति से बहुत दूर जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और इसकी तरफ हमें एक जागरूक होना पड़ेगा ना। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारी प्रकृति के संरक्षण के भी जो उपाय हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरत है कि आज हम वनों की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की बात कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमें देखना होगा कि हमारे पास आने वाली पीढ़ी के लिए देने के लिए क्या क्या है, कितना हमने संभाल के रखा है। आज उत्तराखंड की बात करता हूँ मैं। हर साल लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, लाखों क्या करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, और हम उन दिनों का इंतजार करते हैं जिन दिनों में कोई लोग जो हैं, हम किसी पर्व को ढूंढते हैं कि आज जो है 15 अगस्त है तो वृक्षारोपण करना है, आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है तो वृक्षारोपण करना है, आज हरेला दिवस आने वाला है तो तब हम वृक्षारोपण करेंगे, तब हमें प्रकृति की याद आएगी। ज़रूरत ऐसी है कि अब ये सब हमें इन चीज़ों को थोड़ा हट कर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति इतनी विकृत हो चुकी है। जो कि अभी आप लोगों ने देखा कि जो लॉकडाउन के समय जिस तरह से पृथ्वी ने अपना स्वरूप दिया, अपना रूप दिया, अपना एक सुंदर आकार प्रस्तुत किया, वो हमें समझना चाहिए कि वास्तव में प्रकृति क्या चाहती है और हमने प्रकृति के साथ कितना धोखा किया है, कितना प्रकृति के साथ हमने एक प्रकार से नाइंसाफी की है। वो सब कि इस बार प्रकृति ने जो अपना रूप दिखाया कि हमारी जितनी नदियां थी, गाढ़ गदेरे थे, उनका पानी कितना सुंदर दिखाई दिया होगा आप लोगों को। बड़ा सुंदर पानी, स्वच्छ पानी। ये है पानी जो हम लोगों ने देखा लॉकडाउन में। हिमालय का जो सुंदर रूप है, चमकता हुआ हिमालय, कहीं आपको धुंध नहीं दिखाई दी, कहीं आपको कहीं किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं दिखाई दिया। ये हमारा वातावरण है। इस तरह का वातावरण प्रकृति चाहती है कि इस तरह का वातावरण बचा के रखे जाए, हम उसको बनाने में सहयोग करें। जंगलों पे आग नहीं लगी तो जब जंगलों पे आग नहीं लगी तो धुआं भी नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आई। उसका असर क्या पड़ा कि हिमालय में जो टेम्परेचर था, हिमालय के जो ग्लेशियर थे, उनका पिघलना कम हुआ। उन पर जो जंगलों की आग की जो गर्मी थी, जो धुआं था, कार्बन डाइऑक्साइड था, और कई प्रकार की जो गैसें जलने पर बनती हैं, ये सारी गैसें जो हिमालय की तरफ जाती हैं तो वायुमंडल का तापक्रम बढ़ जाता है। और इसी अनुपात में देखा कि जब लॉकडाउन था तो कोई भी लोग जो हैं, पर्यटक लोग हिमालय की तरफ नहीं आए,
लोगों का आना जाना नहीं हुआ, गाड़ियां नहीं चली, तो गाड़ियों के इंजन से जो दहन से जो धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें हैं इन पे जो, और लेड वगैरह के तत्व भी आते हैं बाहर, ये सारे वायुमंडल में नहीं बिखरे। तो इससे क्या हुआ कि हिमालय शांत रहा, हिमालय के ग्लेशियरों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, कार्बन जमा नहीं हुआ, जिससे ग्लेशियर अपने टिकाऊपन पर रहे। ये इतना बड़ा एक प्रभाव हमने अभी देखा इसमें। संदीप नौटियाल जी जुड़े हैं हमसे, बहुत बहुत बधाई भाई साहब। और ये इस तरह से जो हम हिमालय की बात कर रहे हैं, ऐसे ही आपको प्रकृति में और जगह दिखाई दिया कि जंगलों में आग क्यों नहीं लगी। इसलिए नहीं लगी कि जंगलों में मानव हस्तक्षेप था ही नहीं, और इस बार थोड़ा लगातार बारिश भी होती गई तो घासें भी उगाई, जिससे आग की जो घटनाएं थी ये कम हुई। इस प्रकार से ये लॉकडाउन के टाइम पर हम जरूर है कि हम एक बहुत भयानक बीमारी के आतंक से ग्रसित रहे और अब भी हैं, लेकिन प्रकृति ने दूसरी तरफ हमें वो सबक दिया कि वास्तव में अगर तुम्हें इस पृथ्वी पर जिंदा रहना है तो आपको यहाँ प्रकृति को संभालने की आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, आपके अंदर भाव पैदा होने चाहिए। केवल हम पेड़ को कागजों में लगा करके इतिश्री न कर दें, बल्कि हम पेड़ों को बचाने के लिए धरती पे उतरे, जमीन पे उतरे। हम किसी पर्व का इंतजार न करें कि कोई पर्व आएगा तब हम पेड़ लगाएंगे, कोई त्योहार आएगा तब हम पेड़ लगाएंगे। ये अब इस चीज को हमें बदलना होगा। अब हमें हर दिन पेड़ की बात करनी होगी, हर दिन प्रकृति की बात करनी होगी। समय आ चुका है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस तरह से आपका ये वायुमंडल में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये सब अब ये संकेत करता है कि मनुष्य को चौकन्ना हो जाना होगा। उसको कम से कम अब अपनी प्रकृति का ख्याल रखना होगा। जिस प्रकृति की गोद में हम पल रहे हैं, जो प्रकृति हमें भोजन, पानी, हवा सब दे रही है, अब हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को ताक पर रखकर पहले प्रकृति के बारे में सोचना होगा, क्योंकि यही प्रकृति का स्वरूप हमने आने वाली अपनी पीढ़ियों को सौंपना है, और वो लोग इस प्रकृति को संभालेंगे। उनको भी नाज होगा कि हमारे पूर्वजों ने हमको जो प्रकृति दी है उसमें जीवन के तत्व हैं, वो हमें बचा पाएंगी। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा और हम इस प्रायश्चित के भागीदार होंगे। आज वृक्षारोपण हो रहा है, लोग कहते हैं कि साहब आज इस पर्व पर वृक्षारोपण लगाना है, आज इतना वृक्षारोपण लगाना है। उस पर्व पर भी हम वृक्षारोपण ढंग से नहीं कर पाते हैं। पेड़ लगा देते हैं, फोटो खिंचा देते हैं, अखबारों में छाने की लगी रहती है हर किसी को कि पेड़ लगाते मेरी फोटो छप जाए, मैंने इतने पेड़ लगाए। उस आंकड़े को हम बदल बदल करके बड़ा महिमा मंडित करके छापने के लिए अखबारों को देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो हमने पेड़ लगाया है उस पेड़ की स्थिति क्या है। उसके बाद जो लगाने के बाद क्या आप उस पेड़ तक गए? क्या आपने उस पेड़ तक कभी आपकी ये हिम्मत दिखाई कि वो पेड़ मेरा जिंदा है या नहीं है? तो अगर हम लगाने के बाद पेड़ को भूल जाते हैं तो फिर ये सोचिए कि हमने वृक्षारोपण या प्रकृति के लिए क्या दिया। हमने तो अन्याय किया है, ये सरासर अन्याय है, पाप है। अगर जिस पेड़ को हम लगा रहे हैं उसके संरक्षण के भाव हमारे अंदर नहीं है, उसको बचाने के भाव हमारे अंदर नहीं है, तो ये एक प्रकार का पाप ही है। और इस पाप से हमें अब उबरना होगा, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। हमें आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े संकटों से गुजरना है और उन संकटों का समाधान ढूंढना है। अगर हम उन संकटों का समाधान अभी रहते नहीं ढूंढ पाए तो बहुत देर हो जाएगी, फिर हम इसे नहीं ढूंढ पाएंगे और फिर अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे और उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को संकट में डालना चाहते हैं? कोई नहीं चाहेगा। अगर नहीं चाहते हैं तो हमें आना होगा इस ओर और अपने जंगलों की तरफ देखना होगा। उत्तराखंड में जंगल
ये हमारी आत्मा है, हमारे जीवन के सार हैं। अच्छे जंगल होंगे तो अच्छा वातावरण होगा, हमारे लोग संपन्न होंगे, हमारी खेती बाड़ी होगी, हमारी बागवानी होगी। ये सब चीज़ें जो हैं, हमारी जो आजीविका है, ये पूरे जंगलों पर निर्भर है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं कि जंगल हमारे पास रह कहाँ गए, हम किसे जंगल कह रहे हैं? केवल जो कुछ पेड़ खड़े हैं, क्या वो जंगल हैं? नहीं। आज हमें ये सोचना होगा कि वास्तविक जंगल जो हमारे लिए चाहिए, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, वो जंगल हैं कहाँ? वो सब गायब हो चुके हैं। अब हम जिंदगी की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, वो कौन देगा हमें? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसके बारे में हम सबको गहराई से सोचना है। हम केवल अपने तक सीमित न रहें, बल्कि इस धरती पर अगर आए हैं, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्ये, नमो माता पृथिव्ये, नमो माता पृथिव्ये। हम इस धरती पर आए हैं, ये हमारी माता है और हम इस माता को प्रणाम करते हैं। एक माँ ने हमको अपने गर्भ में विकसित किया और उसके बाद उस माँ ने हमें फिर दूसरी माँ को सौंपा, और वो माँ इतनी व्यापक है, इतनी बड़ी है कि सारा लालन पालन से पूरी जिंदगी का जो एक बोझ है उस माँ ने हमें उठाया है। तो उस माँ के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, उसके अवयवों को सुरक्षित और संरक्षित करने की हमें बात करनी चाहिए। एक पुत्र का जो है कर्तव्य होता है, तो वो हमें निभाना चाहिए। अगर ये भाव हमारे अंदर आते हैं तो ये हमें सोचना चाहिए और इस पर हमें विचार करना चाहिए। मैं जंगलों की बात कर रहा था उत्तराखंड में, तो आज की परिप्रेक्ष्य में क्या है, अभी कल मैं सुन रहा था कि उत्तराखंड सरकार ने वन विभाग को निर्देशित कर दिया है कि वो आने वाले जो हमारे चीड़ के जंगल हैं, इन चीड़ के जंगलों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के एक अर्जी दें, अपनी बात रखें, और जो 1000 मीटर से ऊपर जो पेड़ों के पातन पर जो रोक लगाई है 1980 में, उसको केवल 10 साल के लिए लगाया गया था, 1991 तक के लिए। लेकिन उसके बाद वो जो रोक थी वो लगातार चलती रही और आज तक भी वो रोक लगी है कि हम 1000 मीटर से ऊपर पेड़ों को नहीं काट सकते हैं। और 1000 मीटर से ऊपर अधिकतर हमारे, अगर देखें उत्तराखंड में, अधिकतर हमारी बसासतें हैं, हमारे गांव हैं, और इन गांवों की जो सारी समस्याएं हैं वो उनका समाधान जंगल से होता है। हमारी आजीविका जंगल पे जुड़ी हुई है, हमारी कृषि से लेकर और हमारी सारी जो अर्थव्यवस्था है वो जंगलों पर निर्भर करती है। तो जंगल, हमारे गौरा देवी ने कहा था कि जंगल हमारे मायके हैं, बिल्कुल सही है। तो इस मायके में जो हमारे जंगल हैं, इनको बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। अगर वो जंगल विकृत हो रहे हैं तो हमें इसके प्रति भी आवाज़ उठानी चाहिए। 1000 मीटर पर जब प्रतिबंध लगा तो वो तो सरकार का एक अपना एक वो था कि 1977 के दशक में जो चिपको आंदोलन चला, बहुत सारे आंदोलन चले, उसके बाद छीनो झपटो आंदोलन चला, और जो बड़े ठेकेदारों की जब ठेके बंद हो गए, उसके बाद ये एक सरकार ने एक कठोर कदम उठा दिया, एक अध्यादेश जारी कर दिया उसके बाद कि आप जो है 1000 मीटर से ऊपर के जंगलों पर प्रतिबंध लग जाएगा और कोई भी पेड़ पातन नहीं कर सकते हरे पेड़ों का। उसका सीधा असर क्या हुआ कि हमारे जो जंगल थे उनका सही ढंग से प्रबंधन नहीं हो पाया, चाहे वो चीड़ के जंगल थे, चाहे वो बांज के जंगल थे। लेकिन सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो चीड़ के जंगलों को हुआ। क्यों हुआ कि चीड़ एक ऐसा पौधा है जो बीहड़ से बीहड़ इलाके में भी उग जाता है, यानी 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये चीड़ ही होता है। और चीड़ को इसका बड़ा फायदा इसलिए हुआ कि चीड़ कटने से बच गया, चीड़ कटने से बच गया, और इसने जिस तरह से ये इसकी प्रकृति है फैलने की, उसमें इजाफा हुआ। आप जानते हैं कि जो चीड़ के कोन लगते हैं
उन पर असंख्यों बीज लगते हैं, और जो गर्मियों के टाइम पर जो है वो जब बीज फट जाते हैं, जिसको कोन कहते हैं, वो फट जाते हैं, तो पंख वाले बीज जो हैं वो बाहर निकलते हैं और उसके बाद वो हवा में उड़ करके बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। और विशेषकर चीड़ के जंगलों के आसपास ही हमारे बांज के जंगल भी हुआ करते हैं। ये पंख वाले बीज हवा में उड़ करके बहुत दूर तक बांज के जंगलों के अंदर भी पहुंच करके अपनी घुसपैठ शुरू कर दी, और धीरे धीरे हमारे बांज के जंगलों में भी चीड़ के जंगल खड़े हो गए। लेकिन वन प्रबंधन था, 1000 मीटर से ऊपर हम पेड़ नहीं काट सकते थे, तो केवल हम एक दर्शक बन करके इन पेड़ों को देखते रहे कि ये पेड़ पनप रहे हैं, बांज के जंगल के अंदर पेड़ पनप रहे हैं। और भारत सरकार, हमारी वन विभाग ने भी जो अपनी नीति में है, वो वनों के विकास के लिए चीड़ को प्राथमिकता दी। 70-80 के दशक में आपको ध्यान होगा कि उस समय ज्यादातर चीड़ लगाने की भी बात वन विभाग ने की थी। और इसके एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि उसके खिलाफ, चीड़ के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ कि चीड़ के पेड़ न लगाए जाएं, लेकिन फिर भी वन विभाग ने चीड़ की घुसपैठ की बांध के जंगलों के अंदर। कर्णप्रयाग ब्लॉक में, जिला चमोली में, नंदासेन के ऊपर बैनोली गांव, कपलोड़ी गांव और कई गांवों के ऊपर जंगल हैं। बड़े खूबसूरत उनके पूर्वजों ने जंगल बनाए हैं। बैनोली जंगल का लगभग 28 हेक्टेयर जंगल वहाँ पर खड़ा है, और बाकी दूसरी तरफ भी है। कुल मिला के 80 हेक्टेयर जंगल, बांज का जंगल जो उनके पूर्वजों ने बनाया था, वो वहाँ स्थित है। वन विभाग ने उस जंगल के खाली पड़े जमीन पर चीड़ के पौध लगानी शुरू कर दी। जब चीड़ के पौध लगानी शुरू कर दी तो लोगों ने कहा कि हमारे बांज के जंगल के बीच में आप चीड़ का पेड़ क्यों लगा रहे हैं, क्यों वृक्षारोपण कर रहे हैं चीड़ का लगा करके। लेकिन वन विभाग की नीति थी, वो तो वृक्षारोपण करना चाहते थे। उनका ये था कि हम पेड़ लगाएं, जल्दी वो वृद्धि करे और 2 साल में हमको कहीं पेड़ जंगल दिखाई दे। ये इस तरह की जो बहुत लोकप्रिय एक कहेंगे कि उन्होंने अपना एक कार्यक्रम बना दिया कि हम वन बना रहे हैं, वनों का अगर देखना है तो इस तरह से चीड़ के जंगल, यूकेलिप्टस के जंगल, जो आयातित जंगल पेड़ हैं बाहर से, उनको ला करके लगाओ और उन जंगलों को पनपाओ, और हमारा जो कार्यक्रम है वो भी पूरा हो जाएगा, और हमारी जो जंगलों की जो क्षेत्रफल है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन उस समय वहाँ पर कई लोगों ने, जिनमें उस समय वहाँ पर महिला 17-18 गाँवों की महिला मंगल दल आई, और उन्होंने उस चीड़ के खिलाफ वहाँ पर आंदोलन किया। और चीड़ हटाओ बांज बचाओ एक आंदोलन चला था। हालांकि उसमें बाद में हमारे पद्म भूषण चंडी प्रसाद भट्ट जी भी आए, उसमें शरीक हुए। भुवन नौटियाल, हमारे नंदा देवी राज्यात के महासचिव हैं, वो भी आए। इन्होंने सब मिल करके उस आंदोलन को एक हवा दी, और उसके बाद उस सारे चीड़ के पेड़ों को वहाँ से उखाड़ दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर काफ़ी बड़ा वन विभाग के इनके बीच में बड़ा वो भी हुआ। लेकिन अंततः फिर वन विभाग को हटना पड़ा, और वो चीड़ के जंगल वहाँ पर फिर लगाने बंद कर दिए गए। लेकिन कुछ पेड़ लग चुके थे, और वो पेड़ आज भी पूरे जंगल के अंदर इस तरह से फैल गए हैं कि पूरा बांज का आधा से ज्यादा जंगल चीड़ ने हड़प लिया है। मैं एक जंगल की बात कर रहा हूं, लेकिन अनेक जंगलों, अनेक जगह यही किस्सा है कि बांज के अंदर चीड़ इतना फैल गया है कि बांज को उसने बेदखल कर दिया है। अब जो बांज हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण था, कपिल डोभाल जी हमारे जो चकबंदी आंदोलन के हैं, गरीब रथ के, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। और दीना कंडारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नमस्कार। ये चक नहीं हो पाएगी तब तक हम लोग वास्तव में अपनी धरातल पर नहीं आ सकते हैं, और न हम अपने उत्तराखंड का भला कर सकते हैं। ये तो हर कोई जानता है, और इसके तरफ हमें बहुत जल्दी चलना पड़ेगा। हमारे नवयुवक लगे हैं, हमारे गरीब जी ने इसके लिए आंदोलन किया, हमारे रानागीट में हमारे राजेंद्र रावत जी ने इसके लिए आंदोलन किया। उन्होंने एक मॉडल बनाकर दिखाया, गरीब जी ने एक मॉडल बन के दिखाया। और वास्तव में हमारे छितरे हुए खेतों में हम कहाँ जी आज अपने खेतों को संभाल पाएंगे। पहले तो खेती नहीं रह गया हमारे पास, सारे खेत के खत्म हो चुके हैं, और 1-2 खेत बचे हैं, तो एक पूरब में है, दूसरा पश्चिम में है। किस खेत में आप बोएंगे, और बोएंगे तो जानवरों से कैसे बचाएंगे, जिनका आतंक आप समझ रहे हैं कि पूरा उत्तराखंड आतंकित है बंदरों से और सुअरों से, कैसे बचा पाएंगे।
हम कृषि की बात कर रहे हैं, हम बागवानी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी बड़ी योजनाएं आप ले आइए, लेकिन हकीकत में पहले जो हमारी फंडामेंटल जो हमारी वो हैं आधारीय जो हमारी समस्या हैं, इनका निदान तो कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे जंगल बने, हमारे बाग बने, हमारे सेब के लहलहाते बाग बने, हमारे पास अच्छे अच्छे आम के बगीचे बने। ये तो यही तो हम चाहते हैं पहाड़ में। और होता क्या है, हमारी बागवानी और हमारी कृषि है, और कृषि भी हमारी एक मात्र केवल मानसून पर टिकी हुई है। जब मानसून आएंगे तब हमारी खेतों में रोपाई होगी, तब जाकर के हम कुछ 2-4 झोले अनाज पैदा कर पाएंगे। ये स्थिति ये है कि जब तक हमारी चकबंदी नहीं हो पाएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, और इसके लिए हम सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। अभी पलायन की बात करें, सब पलायन हो रहा है, सब चिल्ला रहे हैं, है ना, बहुत सारे बातें हो रही हैं, लेकिन यथार्थ में क्या हो रहा है, कौन लोग आगे आ रहे हैं, समझिए ना आप लोग, कौन आगे आ रहा है। हम लोग तो केवल बातें बना रहे हैं। आगे आने के लिए कोई एक आंदोलन की जरूरत है, बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है। जो एक उत्तराखंड का आंदोलन हुआ था, उसी प्रकार का एक आंदोलन आज अपनी उत्तराखंड की अपनी आर्थिकी को बचाने के लिए हमें करना होगा। पलायन, जब लोग यहाँ से भागे तो हमने एक राग अलापा कि सब पलायन हो गया, पलायन हो गया, इतने गांव पलायन हो गए, बंद हो गए, ताले लग गए। अब जो लौट के भी आए हैं, इनके लिए हमारी पास क्या स्कीम है। सरकार कई कहती है कि सब कर्ज लो, तुम ये करो, गाड़ी खरीदो, ये खरीदो। जो बेचारा यहाँ उत्तराखंड से बाहर गया था, जिसके पास 2 खेत नहीं थे और 2 जून की रोटी कमा रहा था, और उसमें से कुछ पैसे अपने परिवार को पालने के लिए वापस अपने घर को भेज रहा था, उस बंदे से आप कैसे कह देंगे कि तू 1 लाख का कर्ज ले ले, 2.5 लाख का, 10 लाख का कर्ज ले ले? कैसे ले लेगा? उसकी हिम्मत तो है ही नहीं इतनी। वो तो उसी धरती की तरफ देख रहा है कि मुझे 2 खेत मिल जाएंगे, मैं अपने ताकत से उन 2 खेतों को अगर उसमें कुछ पैदा कर सकूं तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन हम उसको उस खेत के लिए कुछ संबल तो दे सकें कि वो अपने खेत में खड़ा हो सके, वो खेत में खड़ा हो सके, और सरकार देखे कि वो लड़का खड़ा है अपने खेत में, और उसके लिए कुछ साधन दे, संसाधन पैदा करके दे। उसे पैसों की जरूरत नहीं है, उसके सहायता चाहिए, उसके लिए इस तरह के कुछ नए तकनीक चाहिए, उसके लिए खेत के लिए चकबंदी चाहिए, उसके सुरक्षा की गारंटी चाहिए। ये अगर हम दे सकते हैं तो तभी तो हम बात कर सकते हैं ना। तो ये इस तरफ हमें देखना होगा, इस तरफ सोचना होगा ना। केवल हम हवाई किले न बनाएं, हमारे जो योजनाएं बन रही हैं वो धरातल पर उतरें। वास्तव में हमारे कई लोगों ने बड़े बड़े मॉडल खड़े किए हैं, कई लोगों ने, चाहे आप पौड़ी की तरफ जाएं, सुंदरयाल जी, हमारे बहुत सारे लोग हैं, इधर हैं टिहरी की तरफ हैं, किसी ने मशरूम में किया, किसी ने बागवानी में किया, कई आजकल सब्जियां उगा रहे हैं, नई नई प्रकार की तकनीक से जान करके सब सब्जियां उगा रहे हैं। तो केवल हम उन्हीं लोगों पर केंद्रित न रहे ना, वो हमारे लिए मॉडल हैं, तो उसको हम स्वीकार करें, और उस स्वीकार करके अपने यहाँ भी उसको लागू करें, तभी तो बात बनेगी। केवल कुछ लोगों को देख करके कि हमारे उत्तराखंड में बहुत हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा उत्तराखंड कर रहा है। अगर कुछ कर रहा है तो हम उनसे सीखें, और सीख करके हम अपने खेतों में उसको प्रयास करें, उसको आगे बढ़ाने की बात करें, तो तभी तो कुछ हो पाएगा। प्रेम बहुखुंडी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमसे, और ये उत्तराखंड विमर्श का जो आज लाइव देने का मुझे गौरव दिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बात उत्तराखंड की वनों की और वन संसाधनों की हो रही है। मैं एक बात कर रहा था चीड़ के वनों की। अब चीड़ के वनों की बात देखिए, अब चीड़ क्या हो गया, चीड़ बहुत फैल गया। मैं चीड़ का विरोधी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, चीड़ चाहिए हमें, लेकिन चीड़ से हम रोजगार करें, रोजगार पैदा करें। चीड़ अंग्रेज क्यों लाए यहाँ? पहले भी हमारे पास चीड़ थोड़ा बहुत तो था ही, लेकिन बाद में जब चीड़ अंग्रेजों ने देखा कि उत्तराखंड की जलवायु तो चीड़ के लिए बहुत बढ़िया है, और चीड़ एक ऐसा पेड़ है जिससे हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। दूरदृष्टि वाले थे, चाहे ट्रेल था, रेमजे था, जितने भी थे, इन सब लोगों ने चीड़ के विकास के लिए कितना काम किया। हमारे वन प्रबंधन और हमारी वन पंचायतों के लिए भी उन्होंने प्रारंभिक उसमें भी बहुत कुछ किया। लेकिन हमारे जो परंपरागत जंगल थे, बांध के जंगल, उनको उजाड़ने में भी इन्होंने देरी नहीं की। लेकिन जो चीड़ के जंगल ये लाए और जिन्होंने पूरे कुमाऊं से लेकर गढ़वाल की पहाड़ियों में इनको फैलाया,
उसके पीछे उनका मकसद था, उनकी आर्थिकी का स्रोत था, मजबूत स्रोत था। और वो मजबूत स्रोत था, उनको स्लीपर चाहिए था, उनको लकड़ी चाहिए थी रेलवे लाइन बिछाने के लिए, उनको ये लकड़ी इस चीड़ से तारपीन का तेल चाहिए था, लीसा चाहिए था, बिरोजा चाहिए था, और ये इनके कमाने के बहुत अच्छे धंधे थे। इसलिए इन्होंने इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया और इनको फैलाने की बात की, चीड़ को फैलाने की बात की। तो चीड़ के वन फैले, धीरे धीरे फैलते गए। लेकिन दूसरी तरफ ये चीड़ के जंगल जो हैं, ये धीरे धीरे हमारे बांध के जंगलों में भी पहुंच करके उन्होंने बांध के जंगलों को भी निगलना शुरू कर दिया। और इन चीड़ का फैलाव कहाँ से हुआ, ये मैं अगर पीछे ले जाकर के आपको बात करूं कि 2000 साल पहले जब इस हमारा पूरा उत्तराखंड बांध और इन बांध जैसी प्रजाति के बहुमूल्य जो हमारी संपदा थी इनसे भरे पड़े थे, तो तब यहाँ कुछ हमारी जंगली जातियाँ रहा करती थी। नाग थी, नाग जाति, खस जाति, और ये कोल, और इस तरह भील, इस तरह की हमारी जातियाँ यहाँ थी। लगभग 550,000 करीब यहाँ की जनसंख्या रही होगी पूरे उत्तराखंड की तरफ से। तो इन लोगों ने क्या किया कि जंगल बहुत थे, इनको खेती करनी थी, तब खेती का भी आविष्कार हो गया था। इन्होंने जंगलों को काट करके, एक भाग को काट करके वहाँ अनाज उगाना शुरू कर दिया। दूसरे बार साल उस क्षेत्र को छोड़ दिया, दूसरी जगह गए, वहाँ जंगल काटा, वहाँ फिर उन्होंने वो खेती करनी शुरू कर दी। इस प्रथा, इसको कहते हैं हम जूमिंग खेती। ये जूमिंग खेती करनी शुरू कर दी और ये तब से चला आ रहा है, 2000 वर्ष से लगातार चलता रहा। और जहाँ खेत छूटे, इन्होंने दूसरी जगह खेत किए। अब जो पुराने खेत छूटे, उन पुराने खेतों में सबसे ज़्यादा उगने का काम किया चीड़ ने, क्योंकि चीड़ के जो बीज थे ये प्राकृतिक रूप से आ जाते थे और वो कहीं भी जा करके उग जाते थे। और इन्होंने, इनकी ग्रोथ भी बहुत रैपिड थी। और धीरे धीरे जो खाली स्थान थे, उन खाली खेतों में वो पेड़, चीड़ के जंगल पनपने शुरू हो गए। फिर दूसरी जगह जो उन्होंने जंगल काटा था, वहाँ भी फिर चीड़। तो जिस तरह से जंगल जिस रैपिड से कटते गए, उसी हिसाब से हमारे चीड़ के जंगल भी फैलते गए। अगर आप इसका उदाहरण आप देखिए कि कभी भी आप चीड़ के जंगल के अंदर जा कर के देखिए, आपको वहाँ खेत मिलेंगे, छोटे छोटे सीढ़ी नुमा आकार मिलेंगे। वो कौन, वो कहाँ से, वो खेत किसने बनाए हैं? वो उन लोगों के बनाए हुए खेत थे जो खेती करते थे और उसके बाद छोड़ देते थे। और वही खेत, वही परंपरा चलती गई। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने लिए ये सारे चीड़ का विस्तार करते गए। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे लिए तो चीड़ चाहिए। और भी बाहर से, ऑस्ट्रिया कहाँ से चीड़ के बीज लेकर के आए और उन्होंने फिर यहाँ चीड़ और फैलाया। लेकिन उन्होंने इतना कमाया चीड़ से, तब कि पूरा वन विभाग के पास केवल एक ही काम हुआ करता था, ये चीड़ के जंगलों को पनपाना और लीसे का काम। उस समय हमारे लोकल जो गांव के लोग थे, सबसे ज्यादा वन विभाग में रोजगार पाते थे। उनको घर बैठे ही रोजगार मिल जाता था, क्योंकि जो चीड़ का काम था ये पूरे साल भर चलता था। और साल भर चलने का मतलब ये है कि चीड़ में जब लीसा निकलता है तो ग्रीष्म काल में ज़्यादा निकलता, और जब बरसात हो जाए। लेकिन ये साल भर इसलिए चलता था कि पेड़ों की छिलान करना, उन पे गमले लगाना, फिर कुम्हार होते थे जो छोटे छोटे मिट्टी के गमले बनाते थे, उनका रोजगार अलग था। जो हमारे स्थानीय जो नवयुवक थे, वो टिपान का काम करते थे। जो गमले होते थे उनमें जो लीसा निकल जाता था, उसको निकाल करके कंडरों पर भर करके ले जाते थे। फिर ढुलान होता था। हमारे कई खच्चर वाले जो थे, वो उनका रोजगार था, जुड़ा हुआ था। फिर कई लोग जो हैं दूर, जहाँ खच्चर नहीं जा पाते थे, तो हमारे गांव के लोग, तो हजारों लोगों को चीड़ से रोजगार मिलता था और पूरे साल मिलता था। अब गर्मियों में क्योंकि उनको रोजगार मिलता था, और उन जंगलों से उनका रहता था कि अगर जंगल पे आग लग जाएगी तो कल लीसा जल जाएगा, तो फिर हमारा तो ठेकेदार का तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, फिर हमारा रोजगार भी खत्म हो जाएगा। इसलिए वो लोग जंगलों को आग बुझाने के लिए सबसे पहले खड़े रहते थे। यानी कहीं जंगल पे आग लग गई तो सबसे पहले वो आग बुझाने जाते थे और जंगल की आग बुझाते थे। यानी गर्मियों से पहले भी जो लीसे के ठेकेदार होते थे, वो चीड़ के जंगलों के चारों तरफ पिरूल हटा करके और एक ऐसा मार्ग बना देते थे कि ताकि आग जो अगर लग गई
तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक न जा सके। इस तरह की पट्टियां काट दी जाती थी। तो इस तरह से लोगों की सहभागिता जंगलों को बचाने में रही थी। और क्योंकि लोगों को रोजगार मिलता था, लोगों को वनों से उनकी आजीविका जुड़ी हुई थी, इसलिए वो अपने उन जंगलों को अपना ही जंगल समझते थे। और उस जमाने में तो अंग्रेजों के जमाने में अगर कहीं भी जंगल पर आग लगती थी तो एक आवाज लगती थी, पूरे गांव के गांव आग बुझाने चले जाते हैं। लेकिन आज हम लोग स्वतंत्र हैं और उस अंग्रेजों के बनाए हुए उन नियमों को भी हमने इस तरह से नहीं नजरअंदाज कर दिया कि हम आज केवल एक ही काम कर सके कि जंगलों को प्रतिबंध लगा दीजिए। सबसे वो काम है कि प्रतिबंध लगा दो और रोक दो इनको, आप जंगल अपने आप पनप जाएंगे। ये जब तक हम जंगलों का प्रबंधन नहीं करेंगे तब तक अच्छे जंगल हमारे पास कहाँ आएंगे। और आज की डेट में देखिए, आप जंगल में जाकर के देखिए, उत्तराखंड के चीड़ के जंगलों में जाकर के देखिए, एक भी जंगल काम का नहीं है। जो बड़े बड़े पेड़ क्योंकि कटने से तो रह गए सारे के सारे और बढ़ते जा रहे हैं, उनके तले छील छील करके पतले हो गए हैं, बार बार आग लगने से उनके तने और जल गए हैं, वो ठूंठ की तरह खड़े हैं। लेकिन भार इतना बड़ा पेड़ का उस ठूंठ पर खड़ा है कि कल अगर तूफान कहीं आता है तो सबसे पहले तूफान या भूकंप आएंगे तो ये जंगल तबाह के तबाह होंगे। तब हमारी ये सारी लकड़ी किसी काम की नहीं आएगी। तो इस तरह से ये सारे के सारे जंगल आज विकृत हो चुके हैं। लिसा निकाल भी आजकल कोई भी जंगल ऐसा नहीं है जहां से हम लिसा निकाल पा रहे हैं। बहुत कम जंगल हैं, वो हमारी ना के बराबर हैं, उनसे कहीं रोजगार भी नहीं है हमारे नवयुवकों को। तो इस तरह से आज हम उन चीड़ के जंगलों का प्रबंधन भी नहीं कर पा रहे हैं, केवल वो जंगल बढ़ते जा रहे हैं। और अंग्रेजों ने क्या किया था, उनका होता था कि हर बार वो उसकी सर्वे करते थे, जंगल देखते थे, इस जंगल में कितने बीजू पेड़ हैं, बाकी पेड़ों को कटवा देते थे, बीजू पेड़ रहने देते थे। जब बीज गिरते थे तो वो बीज फिर वहां से पैदा होते थे, तो एक ही आयु के होते थे और धीरे धीरे 12 साल के लगभग वो पेड़ अच्छा जंगल बन जाता था। सम आयु प्रबंधन उसे कहते थे। और उसके बाद उन जंगलों से इतना लीसा निकलता था, बहुत अच्छा लीसा निकलता था और बहुत अच्छी इनकम होती थी। फिर बड़े पेड़ बढ़ते थे, बड़े पेड़ क्या करते थे, फिर वो बड़े हो जाते थे, उनको फिर काट करके दूसरे, इस तरह से जंगलों का प्रबंधन हुआ किया करता थे। हाँ, और ये चली आ रही थी। लेकिन हम उसके बाद उनसे ये न सीख पाए, हमने केवल उन जंगलों को बंद करना सीखा। और उसके बाद वो जंगल आज इतने विकृत हो गए हैं कि एक भी चीड़ का जंगल हमारे लिए काम का नहीं है। बस दूसरी तरफ उस जंगल ने, चीड़ ने इतना बेतहाशा बढ़ करके बांध के जंगलों को भी ले लिया है। और वहां जो बांध के अंदर जा करके जो ढेरों ढेरों वहां बांध के पत्तियों के साथ जो चीड़ की पत्तियां भी मिल रही हैं, तो वो ऐसी भयानक आग पैदा कर रही है कि चीड़ की पत्तियां तो एकदम आग को बढ़ाने में वो कर रही है। और जब आग ज्यादा जलती है तो एक हवा का माहौल होता है, जब गैस बनती है तो ऊपर की तरफ उड़ती है, तो उसमें जो बांध की पत्तियां, जलती हुई बांध की पत्तियां हैं, वो भी उड़ती हैं और वो कहीं दूसरी जगह जाकर के वो वहां आग लगा देती हैं। तो ये बांध की जंगल की आग सबसे खतरनाक होती है। और ये इस प्रकार से ये आग जो है आज हमारे बांध के जंगलों को खत्म कर रही है। चीड़ ने जो बांध के अंदर गया है, अब आप जानते हैं कि जाति जाति के बीच में भी संघर्ष होता है। बांध के जंगल और उसके बीच अगर चीड़ आना लगे तो जरूर उनके बीच में भी संघर्ष होता है। और वही उसमें सरवाइव करेगा जो सबसे ज्यादा क्या होगा, रैपिड हो जाएगा, जो छाया करना शुरू कर देगा। और उसमें चीड़ माहिर होता है, चीड़ एकदम ग्रोथ होकर के बांध से ऊपर आ जाता है और उसके बाद वो बांध को ढक देता है और बांध का पेड़ वहीं कुंठित हो जाता है और उसके बाद उसकी अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती है। और जब आग लगती है तो सबसे ज्यादा बांध के जंगलों पर यह चीड़ का कारण बनता है। तो ये सब कुछ है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। हमने कहा बस बंद हो गया, हमारे भी कारोबार बंद हो गए। हमने कहा चलो अच्छा है, 1000 मीटर से ऊपर पेड़ नहीं कटेंगे तो हमारे पहाड़ में हरियाली रहेगी, पेड़े रहेंगे, हमारे पास पानी रहेगा। लेकिन हुआ क्या, कितना पानी मिला हमको? पानी के जंगल तो हमने खत्म हो गए। चीड़ के जंगलों से कितना पानी मिल पाएगा हमें? चीड़ के जंगलों से हमें केवल पिरूल मिला और उस पिरूल को भी अब वन विभाग उसी पिरूल के पीछे लगा है, सरकार भी उसी पिरूल के पीछे लगा है कि इसका कोयला बनाएंगे, इसका ये करेंगे, उसका वो करेंगे, हम इसके पीछे लगे हैं। लेकिन असली जो वो है वो हम नहीं देख पा रहे हैं, उसके पीछे किसी का ध्यान नहीं है।
कि चीड़ के जंगलों को हम का वैज्ञानिक प्रबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप बहुत तेज गति से जाकर के आप जाइए ना, सरकार के सामने अपने पक्ष रखिए कि हमारे उत्तराखंड के सारे जंगल विकृत हो चुके हैं। अगर आपको नमामि गंगे कार्यक्रम आप चला रहे हैं, आपके गंगा के लिए पानी चाहिए, लेकिन पानी आएगा कहां से आपके पास, जबकि आपके पास जंगल ही नहीं होंगे। आपकी जो जितनी भी गैर हिमानी नदियां हैं, ये सारी गैर हिमानी नदियां जो हैं, ये सारे मध्य हिमालय के इन बांध के जंगलों से और मिश्रित जंगलों से निकलती है। ये जंगल इतने फायदेमंद होते हैं। जितनी बड़ी बड़ी नदियां हमारी जो गंगा को पोषित करते हैं, ये सब वहीं से निकलती हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होगी और इसके प्रति हम चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई प्रतिरोध नहीं हो रहा है। मैंने कई बार सरकार से बात की, पर हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अभी ये होगा, अभी कब तक होगा? जब तक हमारे सारे जंगल खत्म हो जाएंगे तब तुम क्या प्रयास करोगे? तो वो वक्त है आपको। आप 1900 उससे 90 से लेकर और आज तक कितने साल हो गए, जंगल कहाँ के कहाँ फैल गए चीड़ के। हम कुछ नहीं कर पाए, चुपचाप हम बैठे हैं। केवल 10 साल के लिए रोक लगी थी, 1980 से लेकर 1990 तक के लिए। उसके बाद ये आगे बढ़ता गया। उसके बाद किसी ने इसके पीछे नहीं सोचा, सब अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहे और जंगलों के इस प्रबंधन की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज हम उस जंगलों के लिए तरस रहे हैं कि हमारे प्राकृतिक जंगल कहाँ हैं। और जो बांध के जंगल बचे भी हमारे पास मित्रों, वो जंगल भी खत्म की दार पर हैं। एक तो चीड़ ने उनको वो ले लिया, दूसरा क्या हुआ, बांध के जंगलों का भी प्रबंधन नहीं हो पाया। आज अगर आप जाएं जिस भराड़ीसैंण की तरफ अगर आप जाएंगे, कितना सुंदर जंगल पड़ता है, कर्णप्रयाग से आगे, आदबद्री से आगे, खेती मासी की तरफ, इतना सुंदर जंगल था। आज जाकर के देखिए उस जंगल को, क्या स्थिति है उस जंगल की। एक भी बांज का पेड़ आपको स्वस्थ नहीं मिलेगा। क्यों? हालांकि वहां चीड़ नहीं आया है, लेकिन वो क्यों विकृत हुआ? वहां परजीवी का प्रकोप। जितने परजीवी पौधे हैं, ये सब जो देखा होगा कि बांध पर बड़े बड़े परजीवी पौधे लटकते रहते हैं, बांदा हम उसे बोलते हैं, अलग अलग नामों से उसे पुकारते हैं, कई जातियां उसकी। उस एक भी बांज का पेड़ अगर आपको ऐसा मिलेगा कि जिस पर बांदा ना हो या वो परजीवी ना हो, तो आप खोज ही नहीं सकते। सारे बांज को वो परजीवी खा चुका है। इतने अनुसंधान केंद्र हमारे पास हैं, किसने इसकी चिंता की? अब यही नहीं, आप और जगह भी जाके जाइए, कमेड़ी देवी की तरफ जाइए, कितना खूबसूरत जंगल है। वहां का जंगल भी आज इसी का शिकार बना हुआ है। आप इधर चले जाइए चौरी खाल की तरफ, थलीसैंण ब्लॉक में, उस तरफ आप चले जाए जहां बांध के जंगल है। सारे बांध के जंगलों पर मैं घूमा हूं, मैंने देखा है ये परजीवी पौधे इस तरह से चिपके हुए हैं कि वो बांध को खत्म करके ही छोड़ेंगे। लेकिन आज तक हमारे वन विभाग ने अपनी कार्य योजना में इसको कहीं महत्व नहीं दिया है। वो केवल नर्सरी तक सीमित हैं। और उनकी नर्सरी कितनी बन रही है, काहे की बन रही है? चीड़ के पेड़ उगा रहे हैं और ये इक्यूलिप्टस के पेड़ उग रहे हैं, सिल्वर ओक उग रहा है। कहाँ लगाओगे इन पेड़ों को? क्या ये पेड़ हमें क्या देंगे? इनके जंगल बना करके आप क्या कर लेंगे? हमारे बांध के जंगल लौटाइए हमें। ये बांध के जंगल लौटाओगे तो पानी मिलेगा, बांध के जंगल लौटाओगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। ये बांध हमारा हरा सोना है भाई, इसको बचाइए आप। तो ये देखना पड़ेगा हमें ना कि ये सारी चीजें हैं, ये हमारे सारे मुद्दे हैं जो हमें मिलकर के लड़ने हैं। केवल वार्ता न करें, केवल बात ही न करें, हमें इसके लिए कदम आगे बढ़ाना होगा। एक कदम पर हम सफल हुए हैं, चकबंदी का एक अध्यादेश कानून बन गया है। उसको चाहें कि हम जल्दी से जल्दी गांव में उसको वो करें, मनाएं लोगों को, सरकार उसकी तरफ जाए। और क्योंकि आने वाला बहुत बड़ा संकट हमारे पास, खाद्य संकट आएगा, आने वाला है। आप देख रहे हैं कोरोना का इतना बड़ा संकट आ गया। अभी हमारे इतना बड़ा विवाद अभी हमारी सीमाओं पे चल रहा है। कल न मालूम कितने बड़े बड़े विवाद आएंगे। प्राकृतिक आपदाएं लगातार आती रहती हैं और ये तो एक इतिहास है आपदाओं का। तो इसमें हमारी जनसंख्या दूसरी तरफ
इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि 130-35 करोड़ से हम ऊपर पहुंच चुके हैं। कल आने वाले 10 सालों में हम न मालूम 200 करोड़ तक ऊपर पहुंच जाएंगे। तब हमारे पास अनाज कहाँ से आएगा, ये हमें सोचना होगा ना। तो यही तो खेत हैं, खेत तो दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, ये तो बढ़ते नहीं जा रहे हैं ना। आज देखिए हमारे सारे खेत जो हैं वो सिमट करके कंक्रीट के जंगलों में आ गए। हम कहाँ से अनाज लाएंगे? जिन अनाज के पैदा करने वालों को हम कोई पैदा कर रहा है, उसके लिए सरकार क्या दे रही है? ये सब लोग अभी रास्तों पर आकर के जो भटके हैं वो आप उनको आपने उनकी तस्वीर भी देख ली होगी। ये सब चीज़ हैं। तो ये हमें देखना होगा कि आने वाले खाद्य संकट से बचने के लिए हमारे पास उसका विकल्प आज ही से होना चाहिए। हम आज ही से तैयारी करें, हम कठोर से कठोर कदम लें, हम उत्पादन बढ़ाने की बात सोचें। आज देखिए हमारे पास कुसुम गोसाई जी हैं, आप देख रही हैं, और जयवीर सिंह नेगी जी हैं, प्रेम बहुकुंडी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मुद्दे हैं, इन पर हमें चर्चा करनी चाहिए और इनको थोड़ा सा अपने समाज तक ले जाना चाहिए, अपने नए पीढ़ी तक ले जाना चाहिए। आज नए बच्चे हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं, उनको कोई मतलब नहीं दुनिया से, उनको प्रकृति से कोई मतलब नहीं। उनको केवल एक चीज़ दिखाई देती है कि हमें कहीं नौकरी चाहिए, और वो नौकरी हमें 4 अंकों की 5 अंकों की चाहिए, वो इसी में उलझे हुए हैं। और प्रकृति अब जाके जब ये लॉकडाउन हुआ तो तब जाके उनको लगा कि वास्तव में प्रकृति क्या चीज़ है। अब उनको थोड़ा सा इसका आभास हुआ है। तो हमें इस तरफ देखना चाहिए और इस तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कर रहा था कि आज वृक्षारोपण की जो बात कर रहे हैं हम लोग, कि ये जो जंगल बने हैं हमारे, हम किस तरह के पौधों को लगाएं। हम उन पौधों को वृक्षारोपण में लगाएं जो पौधे हमें चाहिए। के जंगलों को अब विकास करना शुरू करें, जरूरत है उसकी, क्योंकि पानी चाहिए हमें। पानी अब नहीं मिलेगा हमें। पहले तो हमें क्या था, पहले तो हमारे जब पूर्वज थे उनके पास नौले थे, और गांव के एक एक गांव में 2-2, 3-3, 4-4 धारे रहते थे, नौले रहते थे। लेकिन जैसे जैसे गांव की जनसंख्या बढ़ी, वो नौले वो भी खत्म हो गए, उनमें पानी नहीं रहा। अब पानी चाहिए हमें, तो तब क्या हुआ? तब लोगों ने कहा भाई अब पानी कहीं दूर से लाओ। तब वो ग्रेविटी फोर्स वाला एक पानी का एक सिस्टम आया कि सब नलों पर कहीं जंगल में पानी होगा, वहां का पानी उठा करके लाओ नलों के द्वारा गांव में, तब जाके हमारे गांव के लोग पानी पिएंगे। फिर और जनसंख्या बढ़ी, बाहर के लोग भी आए और पानी की कमी पड़ी, तो लोगों ने कहा अब ये भी नहीं हो रहा, अब क्या होगा? तो तब लोगों ने कहा ऐसा करो कि अब लिफ्टिंग वाला सिस्टम, कहीं नदी का पानी है वहां तो पानी है, वहां से पानी लिफ्ट करो और उसके बाद तब पानी पीने की योजना बनाओ। जैसे हम कई नदियों में हुआ, कोसी वगैरह में पानी नदी से उठा करके तब हमारे लोगों को पीने के लिए दे जा रहा है। अब वो भी गया, अब वहां से भी वो भी पूरा नहीं पड़ रहा, खुद नदी सूखने लगी। अब तो वो पानी कहाँ से, वो पंपिंग सिस्टम भी खत्म। अब कहाँ दूसरी तरह निगाह पड़ी हमारी, अब कहाँ से पानी आएगा साहब? अब तो पानी नहीं है। तब ये हुआ कि अब जमीन पर छेद करो और वहां जो नीचे पानी पड़ा हुआ है, हमारी जमीन के अंदर जो पानी पड़ा है, उसको निकालो और उसको पियो। अब वो हैंडपंप का युग आया, लगाया उन्होंने हैंडपंप। 1-1 किलोमीटर पर 3-3, 4-4 हैंडपंप काम कर रहे हैं उत्तराखंड में। काम क्या करने में लगे हैं। अब उन हैंडपंपों पर भी पानी नहीं है, यानी हमने जमीन के अंदर जो पानी था उसको भी पी लिया। कहते हैं ना वैज्ञानिक भाषा में, जमीन के अंदर जो पानी होता है उसको एक्विफियर कहते हैं। बड़े बड़े तालाब होते हैं जमीन के अंदर, जो नदियों को जन्म देते हैं, गाड़ गदेरों को जन्म देते हैं, ये सारे वो भी सूख गए अब, और वो उन हैंडपंपों में भी पानी नहीं आ रहा। अब ये सोचिए कि आप कहाँ जाएंगे अब पानी के लिए? सारा पानी तो हम पी गए, अब कहाँ जाएंगे पानी? गाड़ गदेरों में जो पानी हमारे जंगलों से आता था वो भी सूख गया। अब नजर है हिमालय पे, एक भंडार वही है हमारे पास, पानी का भंडार। अब उस पानी का भंडार को आप हिमालय से लाएंगे, अब हिमालय का जो पानी पिघलता हुआ बर्फ आएगा, उसको तुम कितनी बड़ी योजना बनाओगे? और क्या गारंटी है कि हिमालय का बर्फ भी जिंदा रहे? आज ग्लेशियर 2-2, 3-3 किलोमीटर पीछे खिसक गए हैं। कल एक ग्लेशियर से तुमने पानी लाने की बात करी, कल कहां से वो ग्लेशियर पता लगा कि वो भी सूख गया, तो पानी कहां से आएगा? बहुत बड़ा संकट है पानी का। आज हम पानी की बात कर रहे हैं, चाल खाल बनाने की बात करके उसको रिचार्ज करने की बात कर रहे हैं। बंधुओं, केवल एक ही प्रकार के काम करने से समस्या हल नहीं होगी। हमें बहुत सारे उपाय ढूंढने पड़ेंगे, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे।
छोटे छोटे उपाय लगातार एक साथ करने पड़ेंगे, तब जाके हम किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे। हमें अगर चाल खाल बनाने तो हमें जंगल भी बनाने होंगे, उसी प्रकार के जंगल जो हमको पानी दे सके। हमें बांध के जंगलों को फिर पनपाना होगा, क्योंकि बांध पालेंगे तब हम कहीं पशुपालन भी आगे ले जा सकते हैं, तब 2 जानवर भी पाल सकते हैं। और खेत करनी है तो बैल भी चाहिए, उनको खाने के लिए आपके पास कोई घास नहीं है पहाड़ों में। क्यों छोड़ दिए लोगों ने अपने गांवों को के जानवरों को सड़कों पर क्यों छोड़ दिया? क्यों जानवरों को पालना बंद कर दिया? भाई बड़ा संकट है, चारे का संकट है, चारा नहीं हमारे पास, जंगलों पर प्रतिबंध लगा है, जंगलों से आप काट नहीं सकते हैं। जो अपने आपके कॉम्युनल फॉरेस्ट है उनकी स्थिति भी ठीक नहीं है, तो अब चारा कहां से लाएंगे? जो चारा था हमारे पास बड़े बड़े चरागाह थे, जिनसे हमने गाय पालते थे, भैंस पालते थे। प्रत्येक गांव में एक एक 2-2 गाय भी, एक एक 2-2 भैंस रहती थी। और जिसके पास अगर एक गाय भी नहीं है तो उसको बड़ा निकम्मा माना जाता था, हमारे यहाँ बड़ा अशुभ माना जाता था। ये हमारे गांव परंपरा रही हमारे पहाड़ के ना। लेकिन आज पूरे गांव में खोजने पर एक गाय नहीं मिलेगी, बैल का एक जोड़ा नहीं मिलेगा। ये स्थिति है। कारण क्या है कि साहब हमारे यहाँ एक तो पीने के लिए अपने लिए पानी नहीं है, तो जानवर कहाँ से पालेंगे। दूसरी समस्या आ गई कि जानवरों के लिए घास नहीं है, खेतों में तो कुछ हो नहीं रहा है। अब अगर इधर उधर हमारे जो चरागाह थे तो वहां भी घास नहीं है। तो क्यों नहीं है वहां घास? कि वहां क्या घास, वहां दूसरी घास उगाई है। आपने देखा कि हमारे सारे घास के चरागाह थे, जंगल जहां थोड़ा बहुत घास मिलता था। आप चीड़ के जंगलों के अंदर जाइए, वहां भी घास होता था। बांध के जंगलों के अंदर भी घास होता था। वहां क्या फैल गया? लेंटाना। वहां क्या फैल गया है? काला बांस। वहां क्या फैल गया है? गाजर घास। ऐसी विचित्र घासें जो हमारे किसी काम की नहीं है, न जानवर खाते हैं, न हमारे किसी काम आती हैं। ये घासें उन घासों का स्थान ले चुकी हैं जहां हमारी दुधारू घास हुआ करती थी। अब आप उन जानवरों को पालेंगे कैसे? हमारे पास गांव में आजकल खेती जोतने के लिए एक हल तक नहीं है। क्यों? कि जब बैल ही नहीं है तो हल भी क्यों रखना है? सब ने किनारे फेंक दिया। तो ये इन चीज़ों पर हमें बहुत गहराई से सोचना होगा, क्योंकि ये नज़दीक के बिंदु नहीं है, बहुत दूर के बिंदु हैं और इसके तरफ हमें देखना होगा। तो ये मुद्दे हैं हमारे जल और जंगल की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो हमें इस तरफ अपने बांध के जंगलों को बनाने की बात करनी होगी। वन विभाग से हम केवल एक गुजारिश करते हैं कि अगर आपको कहीं वन लगाने हैं तो भैया केवल बांध के और मिश्रित जंगलों को आप बनाइए, जो हमें पानी देते हैं, जो हमें चारा देते हैं, जो हमारे ऑक्सीजन देते हैं, जो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन हमें इतनी बड़ी मात्रा में जो कार्बन वायुमंडल में है, इसको भी तो कहीं ना कहीं स्टॉक करना है। तो उस स्टॉक करने वाले पेड़ चाहिए हमें। बांध के तनों में, बांध के ऐसे पेड़ों में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक होता है। ये हमें इस तरह के जंगल चाहिए, और ये जंगल पनपाने के लिए हमें बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो चीड़ के जंगल हैं, इनका प्रबंधन ढंग से किया जाए। प्रबंधन का मतलब मेरा ये है कि जो चीड़ के जंगल हैं उनके पुराने पेड़ों को काटवा। बहुत जंगल है हमारे पास, अथाह जंगल है। मैंने अभी गया था, मैं टिहरी की तरफ एक जंगल, तो उस जंगल में कम से कम 1,500-2,500 हजार पेड़ एक जगह पर ऐसे, जिसने जैसे कि किसी ने नोचा होगा, ऐसे गिरे हुए थे। मैंने कहा ये पेड़ क्यों है? बल तूफान आया, ये सारे गिर गए। और उसी जंगल से रास्ता जाता है गांव का। तो ये सारे चीड़ के जो पेड़ हैं, ये हमारे घर के आसपास भी उग करके इतने बड़े हो चुके हैं कि ये हमें आपदा का निमंत्रण दे रहे हैं। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। आज आपदा प्रबंधन का इतना बड़ा विभाग है हमारे पास। जरा आप भी जाइए ना गांव में, देखिए आपके गांव में जो पुराने पेड़ हैं कितने बड़े हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। उनकी काटने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। उनके नीचे आपके मकान सब खड़े पड़े हैं, कभी वो टूट करके हमारे जिंदगी ले सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? क्यों? आपदा प्रबंधन तभी होगा जब कोई 2-4 मर जाएंगे, तब जाकर के हम जागेंगे कि क्या होगा।
हम इन चीज़ों के प्रति पहले से सचेत रहे हैं कि क्या क्या कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं, हम पहले से तैयारी करें। गांव में इतने बूढ़े पेड़ हो चुके हैं कि कई लोगों ने गरीब लोगों ने अपने मकान उनके नीचे बना रखे हैं, और वो कभी भी टूट सकते हैं। तो आंधी आ सकती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है, तो सबसे पहले तो वो उसी पेड़ से मरेंगे। उन पेड़ों को काटने की इजाज़त दी जाए, उनके जगह पर नए पेड़ पनपाने की बात की जाए, इस तरफ हम जाएं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेड़ कटेंगे तो फिर हमारे नंगे पहाड़ हो जाएंगे, सब कुछ है। हम कह रहे हैं कि वैज्ञानिक ढंग से हम इन जंगलों का प्रबंधन करें। आज हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है, हम जगह जगह से पैसा लेना पड़ रहा है हमारे पास। आप बच्चों के लिए हमारे रोजगार नहीं है। ये चीड़ का जंगल इतना बड़ा खड़ा हमारे पास, आप इसकी इजाज़त लीजिए, और चीड़ के जंगल जो बांज के जंगलों में उग रहा है उसको काटिए, और काट करके उन पेड़ों को गांव वालों को दीजिए, आसपास के गांव वालों को सस्ते दामों पर निःशुल्क दीजिए उनको, और उसमें गारंटी दीजिए कि कौन से पेड़ देना है, किस गांव किसकी आवश्यकता है उसको दिया जाए। नहीं तो उसमें तो बिचौलिए आ जाएंगे, बड़े बड़े ठेकेदार बीच में आ जाएंगे, और हम उसमें वो हो जाएंगे। तो ये सारे हमें देखना होगा ना इसकी तरह। अब क्या होगा कि हमारे जो पुराने मकान हैं जो नहीं बन पा रहे थे, हमारे पहाड़ों में न बजरी है न सीमेंट जाता है गाँव में, हम क्यों बनाएं? हम बजरी के मकानों को क्यों बनाएं? लेंटर के मकानों को क्यों बनाएं हम? ये हमारी सभ्यता नहीं है। हमारे पहाड़ों में हमारे जो परंपरागत मकान हैं हम उन्हीं को तरहीज दें, वो हमारी संस्कृति है, हम उन्हीं के अंदर जिंदा रहेंगे, उन चीज़ों को हम देखते रहें। तो जब गांव वालों को लकड़ी मिलेगी चीड़ की तो क्या होगा? वो अपने मकान बनाएंगे, नक्काशीदार मकान बनाएंगे, तिवारी वाले मकान बनाएंगे। मकान हमारे क्या होंगे? लकड़ी के बनेंगे तो हल्के होंगे, हल्के होंगे तो हम आपदा से बचेंगे। यानी हमारा पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी ये ऐसे जनपद हैं जो भूकंपीय क्षेत्र के 5वीं श्रेणी में आते हैं, टाइप 5 में आते हैं। उत्तरकाशी में आपको याद होगा कि उत्तरकाशी में जब भूकंप आया था तो सबसे ज़्यादा जो मनेरी में सबसे ज़्यादा वहाँ कैजुअलिटी हुई थी, और इसलिए हुई थी जब वो बांध बन रहा था मनेरी का, तो वहाँ के लोगों को सीमेंट सस्ते में मिला, वहाँ के लोगों ने अपने मकानों को तोड़ करके लेंटर के मकान बनाने शुरू।